हमारे इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध और केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि संविधान के कौन कौन से प्रावधान हैं जो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध और केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को गवर्न करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखते हैं सबसे पहले इस पे कि केंद्र राज्य विधायी माफ कीजिए केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों से संबंधित प्रावधान कौन कौन से हैं। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, तो इसमें देखिए केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक जिन पर संसद को कानून निर्माण का अधिकार है। यानी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि संघ सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार संसद को है। प्रशासनिक का अर्थ समझे, प्रशासनिक का अर्थ है कानून को लागू करना। तो कानून जो बनना है वो बनता है विधायी संबंधों के अनुसार, जबकि उस कानून को जो लागू करने की जिम्मेदारी है वो हम देखेंगे कि किस पे है, केंद्र सरकार पे है या राज्य सरकार पे है। तो कानून को लागू करने से संबंधित ये संबंध है। तो एक बार पुनः देखिए, केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक जिन पर संसद को कानून निर्माण का अधिकार है, जबकि राज्यों की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक है जिन पर राज्यों की विधायिकाओं को कानून निर्माण का अधिकार है। जबकि समवर्ती सूची के विषयों पर प्रशासनिक अधिकार राज्यों को प्राप्त है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी प्रशासनिक संबंधों में ये कहा गया कि जहाँ विधायी संबंधों में यह कहा गया था कि कानून निर्माण दोनों ही कर सकते हैं, संसद भी और राज्यों की विधायिकाएं भी, लेकिन उन कानूनों को लागू करने का जो दायित्व है वो प्रशासनिक संबंधों के अनुसार किसके पास है, राज्यों के पास। लेकिन उसे संसद को प्राप्त कानून निर्माण की शक्ति और संवैधानिक उपबंधों के माध्यम से सीमित किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि संसद जो है उसे कम जरूर कर सकती है, लेकिन वो शक्ति प्राप्त है मूल रूप से राज्यों को। तो आगे देखते हैं इसमें किस प्रकार से प्रशासनिक संबंधों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको देखना जरूरी है। देखिए, पहला है कुछ विषयों पर केंद्र को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक संबंधों में यही है कि कुछ विषयों पर केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। वो विषय कौन से हैं जरा देखें। राज्यों में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाने हेतु केंद्र कह सकता है राज्यों को कि राज्यों में जो अनुसूचित जातियां हैं उनके कल्याण के लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाए। राज्यों में संघीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु, यानी जो संघीय सूची के विषयों पर जो संसद ने कानून बनाए हैं उनको राज्य लागू करें। संघ की कार्यपालिका शक्ति में राज्यों का किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो, यानी केंद्र सरकार की जो शक्तियां उसमें राज्य सरकार का किसी प्रकार का इंटरफेयर न हो, उसे रोकने के लिए यह पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय महत्व और सैनिक महत्व के संचार साधन, मार्ग, पुल और रेलवे का संरक्षण राज्यों में होना चाहिए। रेलवे प्रोटेक्शन के लिए जो पुलिस होती है वो राज्यों की होती है, लेकिन वो प्रोटेक्शन रेलवे का करती है। तो ये इसी निर्देश के अधीन है। राज्यों में हिंदी भाषा का विकास करने हेतु निर्देश दे सकती है केंद्र राज्यों को, और राज्यों की सरकारें संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही चले, इससे संबंधित निर्देश केंद्र राज्यों को दे सकता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के निर्देश देने की शक्ति केंद्र सरकार को है और वो समय समय पर राज्यों को देती है। आगे लिखा है कि यदि इन निर्देशों का पालन करने में राज्य असफल हो जाता है, निर्देशों का पालन नहीं कर पाता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होना मान सकता है। राष्ट्रपति ये मान लेता है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, अर्थात अब वो अनुच्छेद 356 का उपयोग कर सकता है, राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। दूसरा है संसद राज्यों को उनकी सहमति से संघ के कुछ कार्य सौंप सकती है, वहीं राज्य भी अपने कुछ कार्य संघ को सौंप सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट यह है कि दोनों संघ या संसद
केंद्र सरकार के कुछ जो काम है उनको राज्यों को दे सकती है कि आप कीजिए इनको, पर राज्यों की सहमति लेना ज़रूरी है। उसी प्रकार से राज्य भी अपने कुछ काम संसद को सौंप सकते हैं, संघ को सौंप सकते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए, अंतर्राज्यीय नदी घाटी जलाशय, यानी ऐसे जलाशय, नदियाँ जो एक से अधिक राज्यों में गुजरते हैं, जैसे गंगा नदी, कावेरी नदी, तो उनका जो जलाशयों का जो प्रयोग है, उनके जल का जो प्रयोग है और जल का जो वितरण होना है वो विभिन्न राज्यों में होता है। इसके संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका निराकरण करने का अधिकार किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को। निश्चित है, दो या दो से अधिक राज्यों में विवाद हो जाता है नदियों के जल को लेकर, जलाशयों के जल को लेकर, तो उसका निराकरण संसद, केंद्र सरकार को अधिकार है। और इसके लिए क्या करता है? देखिए, संसद एक अंतर्राज्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना करती है, जैसे कावेरी ट्रिब्यूनल। तो कावेरी से संबंधित विवाद है, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी, केरल, इन राज्यों में विवाद है कावेरी नदी के जल को लेकर, तो उसका विवाद का निपटारा करने के लिए कावेरी ट्रिब्यूनल बनाया गया है। इसी प्रकार से देखिए, विभिन्न राज्यों के पारस्परिक विवादों की जांच और उसके संबंध में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना की जाती है। अनुच्छेद 263 में है, तो अंतर्राज्यीय परिषदें बनाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा, और वो राज्यों के संबंध में जो विवाद होते हैं, ये संवैधानिक संस्था है अंतर्राज्यीय परिषद, राज्यों के विवादों का निपटारा करती है। उसके ऊपर जो है समय समय पर उनकी बैठक होती है और बैठक में इन मुद्दों को उठाया जाता है और उसके ऊपर चर्चा की जाती है और फिर राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है कि इस विवाद का निपटारा ऐसे किया जाए। इसी प्रकार देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, हम जानते हैं तीन है ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS है, IPS है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। तीन सेवाएं हैं, दो अंग्रेज़ों द्वारा हमें दी गई है और जबकि इसका निर्माण भारत में बाद में किया गया है। तो अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति, नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग इनकी भर्ती करता है, जिनके पदाधिकारी राज्यों में विभिन्न पदों पर नियुक्त किए जाते हैं, अनुच्छेद 312। तो अखिल भारतीय सेवाओं के, जैसे IAS की बात करें या IPS की बात करें, तो भर्ती केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, संघ लोक सेवा आयोग इसकी भर्ती करता है, लेकिन ये अधिकारी जो सेवा करते हैं वो राज्य सरकारों के अधीन करते हैं। तो इनको कैडर आवंटित किए जाते हैं, राजस्थान कैडर, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, विभिन्न, और उस कैडर में रहते हुए ये राज्य सरकारों के कार्यक्रमों को, उनके निर्देशों की अनुपालना करते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो राज्यों में केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, ये हम जानते हैं। केंद्र सरकार नियुक्त करती है राज्यपाल, लेकिन राज्य का वो संवैधानिक प्रमुख बन जाता है, केंद्र का एजेंट भी रहता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो केंद्र सरकार का व्यक्ति होता है, लेकिन वो क्या करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अकाउंट्स का ऑडिट यानी अंकेक्षण करता है। साथ ही साथ राज्य सरकारों के जो अकाउंट्स हैं उनका संधारण भी, उनको अकाउंट्स को मेंटेन करने का कार्य भी करता है। केंद्र में वो अकाउंट्स मेंटेन करने का कार्य नहीं करता है, पहले करता था, लेकिन बाद में जो है इसका ये कार्य समाप्त कर दिया गया। निर्वाचन आयोग हम जानते हैं, चुनाव आयोग, संसद के भी इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है निर्वाचन आयुक्तों की, लेकिन वो केवल संसद के चुनाव नहीं कराता बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी करवाता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं, राज्यपाल, CAG, निर्वाचन आयोग, जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए सेवाएं देते हैं। राज्य में उपद्रव हो जाता है, अशांति हो जाती है, दंगे हो जाते हैं या बाहरी आक्रमण हो जाता है, तो ऐसी दशा में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में सैन्य या अर्धसैनिक बल भेजता है। सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है केंद्र के अधीन है और केंद्र ही राज्यों में इनको डिप्लॉय
करता है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। केंद्र का राज्यों के ऊपर एक प्रकार से नियंत्रण होना है। यह केंद्र व राज्य दोनों का कर्तव्य है कि सभी सरकारी कृत्यों और अभिलेखों का सम्मान करें और देश के सभी न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों को लागू करें। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी केंद्र सरकार के कार्यों का सम्मान राज्य सरकार करे, राज्य सरकार के जो भी कार्य हैं उनका सम्मान केंद्र करें, जितने भी अभिलेख हैं उनका सम्मान करें। साथ ही साथ न्यायालय जो निर्णय देता है, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है, तो उसको भी यह नहीं है कि केवल केंद्र सरकार ही लागू करे, राज्य सरकारें भी उसको लागू करें। आपातकाल के दौरान राज्य के प्रशासन पर किसका नियंत्रण हो जाता है? संघ का। ये हम जानते हैं। संसद को राज्यों को वित्तीय अनुदान देने के संबंध में कानून निर्माण का भी अधिकार है। तो इस प्रकार से इस सिचुएशन में भी हम ये देखते हैं कि जहाँ पर प्रशासनिक कृत्य करने का राज्य सूची के विषयों पर राज्यों को अधिकार है, संघ सूची पर केंद्र को अधिकार है और समवर्ती सूची पर राज्यों को अधिकार है, वहीं पर हम देख सकते हैं कि इन 10 पॉइंट्स में हमें ये दिखाई देता है कि केंद्र जो है राज्यों पर प्रशासनिक संबंधों में भी काफ़ी हावी है। तो यही इसमें कहा गया है। इस प्रकार संघ सरकार के पास राज्यों को निर्देश देने और आवश्यकता अनुसार उन पर प्रभुत्व स्थापित करने की पर्याप्त शक्तियां हैं। हमेशा जो है संघ डोमिनेंस कर रहा है। तीनों ही संबंधों में हम यही देखेंगे कि संघ सरकार के पास शक्तियां ज़्यादा है। इससे राज्यों की स्वायत्तता या स्वतंत्रता कम होती जाती है और इसलिए राज्य सरकारें बार बार केंद्र से कह रही है कि भाई संवैधानिक सुधार करो ताकि हमें जो शक्तियां हैं ज़्यादा मिले और केंद्र का जो इंटरफेयर है हमारी शक्तियों पे वो कम हो। अब हम देखते हैं केंद्र राज्यों में वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध है जो सरकारों के जो आय के जो साधन है उनको लेके है। यानी आय के साधन कहाँ पर है? तो सबसे पहले हम देखेंगे करों से संबंधित शक्तियाँ। तो करों से संबंधित शक्तियों में हम 3 पॉइंट्स के आधार पर करों को बांटेंगे। पहला है आरोपण। आरोपण का अर्थ है कर कौन लगा रहा है, कौन सी सरकार लगाती है। दूसरा है वसूली, उस कर से होने वाली आय कौन वसूल करती है। और तीसरा है आय का वितरण। इसका मतलब है कि जो आय प्राप्त हुई है वो किसके पास रहती है, केंद्र के पास या राज्यों के पास या दोनों के पास। तो इस आधार पर हम करों को जो है 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो 5 भाग कौन से हैं? पहला देखिए, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले। लगा कौन रहा है? केंद्र सरकार। राज्यों द्वारा वसूल किए जाने वाले, लेकिन उनको वसूल करने का दायित्व किस पे है? राज्यों पर। और जिनकी संपूर्ण आय राज्य अपने पास ही रखता है। केंद्र सरकार टैक्स लगाती है लेकिन राज्य वसूल करते हैं और राज्य अपने पास रखते हैं। इसमें सबसे पहला है स्टाम्प ड्यूटी, मुद्रांक शुल्क। स्टाम्प के ऊपर जो कर लगता है वो लगाती केंद्र सरकार है, लेकिन उसकी इनकम वसूल करती राज्य सरकार है और उस आय को अपने ही पास रख लेती है, केंद्र को उस आय को नहीं देती। इसके अलावा रेल भाड़ा और किराया, यानी रेल से माल का परिवहन करने पे जो भाड़ा दिया जाता है उस भाड़े पर कर, भाड़ा नहीं भाड़े पर कर। और इसी प्रकार से यात्री किराए के ऊपर भी एक टैक्स लगाती है केंद्र सरकार, किराए पर कर, उसको भी लगाती केंद्र है, लेकिन उसकी वसूली करते राज्य हैं और रख लेते हैं अपने ही पास। तो इस प्रकार से केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले, राज्यों द्वारा वसूल किए जाने वाले, जिनकी संपूर्ण आय राज्य अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद है केंद्र सरकार द्वारा लगाए और संग्रहित किए जाने वाले कर। लगाती केंद्र सरकार है और वसूली भी केंद्र सरकार करती है, लेकिन जिनकी संपूर्ण आय राज्यों में क्या कर देती है? वितरित कर देती है। केंद्र सरकार आय अपने पास आने के बाद उस आय को राज्यों को बांट देती है। वो कुछ कर है जैसे संपत्ति कर, एस्टेट टैक्स जो है, प्रॉपर्टी टैक्स, उत्तराधिकार कर। उत्तराधिकार का अर्थ है कि पिता से संपत्ति पुत्र के हिस्से में प्राप्त होती है तो उसके ऊपर कर लगता है, कृषि भूमि पर नहीं, बाकी संपत्तियों पर, तो उसको कहते हैं उत्तराधिकार टैक्स। तो इस कर को जो है, कर की आय को, कर को लगाती केंद्र है, वसूल भी केंद्र करती है अपने सिस्टम से, लेकिन उस इनकम को वापस दे देती है राज्यों को। इसके बाद देखिए केंद्र सरकार द्वारा आरोपित
लगाती केंद्र सरकार है। संग्रहित भी केंद्र करती है, लेकिन जिसकी शुद्ध आय को अब विभाजन केंद्र और राज्यों में किया जाता है, जैसे आयकर, सिंपल है बिल्कुल। दूसरे और तीसरे में क्या अंतर है? बी में तो है कि संपूर्ण आय ही राज्यों को दे दी जाती है, लेकिन सी का अर्थ है कि संपूर्ण आय राज्यों को नहीं दी जाती, बल्कि आय को दो भागों में बांटेगा। एक भाग केंद्र अपने पास रखेगा और एक भाग राज्यों को देगा, इस प्रकार से। चौथा देखिए, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित संग्रहित किए जाने वाले कर जिनकी संपूर्ण आय केंद्र सरकार अपने ही पास रखेगी। निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स जो है, और सीमा शुल्क यानी आयात निर्यातों पर जो शुल्क लगता है वो शुल्क, ये जो है केंद्र अपने ही पास रखता है। इसके बाद लास्ट है राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया कर। राज्य सरकार ही उसको संग्रहित करती है और जिसकी संपूर्ण आय राज्य सरकार अपने पास रखती है, जैसे कृषि आय पर कर। हालांकि ज़्यादातर राज्यों में कृषि आय पर कोई कर नहीं है, लेकिन यदि है तो उसको राज्य अपने पास ही रखेगा। वेट इसका एक बड़ा उदाहरण है। वेट जो है लगाती राज्य सरकार है, वसूल करती राज्य सरकार है और संपूर्ण आय अपने पास रख लेती है। इसके बाद कई बार केंद्र सरचार्ज और सेस लगाती है, यानी अधिभार और उपकर, कर के ऊपर कर, ठीक है। तो उस आय को राज्यों को केंद्र नहीं देता है, वो सारी की सारी आय अपने पास ही रखता है। जैसे कृषि कल्याण टैक्स, कृषि कल्याण जो है उपकर लगाया गया था कुछ समय पहले, कृषि कल्याण सेस, तो उसको केंद्र सरकार अपने ही पास रखती है। इसके बाद है राज्यों को सहायता अनुदान। राज्यों को सहायता अनुदान का अर्थ है कि केंद्र सरकार अपनी जो संचित निधि है, जो केंद्र सरकार का जो कोष है, उसमें से धन देती है किसको? राज्यों को, सहायता के रूप में। तो उसको कहते हैं सहायता अनुदान। वो कौन कौन से हैं? वो 4 प्रकार के हैं। तो वो देखिए, पहला है पटसन व उससे निर्मित वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त शुल्क में से कुछ भाग जूट पैदा करने वाले राज्यों को, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अनुदान के रूप में दिया जाता है। ये महत्वपूर्ण है। पटसन जो है इसकी कृषि होती है, खेती होती है पटसन या जूट की। तो पटसन से विभिन्न प्रकार के जो है सामान बनाए जाते हैं, उनके निर्यात से, पटसन चाहे कच्चा जूट निर्यात करे या जूट से निर्मित वस्तुएं निर्यात करे, कौन करती है? केंद्र सरकार। उस निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है, उस शुल्क को राज्यों को वापस दे देती है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को। सभी राज्यों को नहीं, उन राज्यों को जिनमें पटसन की खेती होती है। तो इस प्रकार से एक पहला अनुदान तो पटसन से संबंधित या जूट से संबंधित है। उसके बाद दूसरा देखिए, बाढ़, भूकंप, सूखा से पीड़ित क्षेत्रों को केंद्र सरकार अनुदान देती है। उसके बाद है आदिम जातियों, यानी जो प्रिमिटिव जातियां हैं, आदिकाल से जो जातियां रह रही है, और कबीले, उनकी उन्नति की और कल्याण के लिए राज्य यदि कोई योजना या कार्यक्रम बनाते हैं तो उसको भी केंद्र सरकार अनुदान देती है। तो 3 प्रकार तो ये हो गए, और एक जो है प्रकार इसमें आया नहीं है। राज्यों को विभिन्न प्रकार के समय समय पर सहायता अनुदान दिए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं, ऋण लेने की व्यवस्था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऋण लेती हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान है? केंद्र सरकार अपनी संचित निधि की गारंटी या साख पर देशवासियों से और विदेशी सरकारों से, यानी केंद्र सरकार का जो ऋण लेने का अधिकार है, वो अपने देश में से ऋण ले सकती है किसी से भी, या विदेशों से भी केंद्र सरकार ऋण ले सकती है। लेकिन राज्य सरकार केवल अपने नागरिकों से ही ऋण लेगी और केंद्र सरकार से ऋण ले सकती है, लेकिन राज्य सरकार विदेशों से कभी भी ऋण नहीं ले सकती। उसके बाद देखिए वित्त आयोग का प्रावधान। वित्त आयोग हम जानते हैं अनुच्छेद 280 के अधीन, ये याद रखें, राष्ट्रपति द्वारा हर एक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का काम क्या है? वित्त आयोग का काम है कि केंद्र सरकार को जो कर राजस्व प्राप्त होता है, जैसे आयकर केंद्र सरकार ही लगाती है, वसूल करती है, और अब उस आयकर का बंटवारा होगा किसमें? केंद्र सरकार में और राज्यों में।
तो वो बंटवारा किस बेस पे हो, उसके लिए क्या अनुपात हो, वो जो है तय करने का काम है वित्त आयोग का। सिफारिश करता है और उसके आधार पर केंद्र सरकार राज्यों को आयकर में अपना हिस्सा देती है। इसी प्रकार केंद्र की जो संचित निधि है, संचित निधि आप जानते हो जिसमें केंद्र की संपूर्ण आय जमा होती है, यानी एक प्रकार से केंद्र सरकार का ये खजाना या कोष है। तो इसमें से राज्यों को जो सहायता अनुदान, अभी हमने पहले देखे कुछ प्रकार के सहायता अनुदान दिए जाते हैं केंद्र द्वारा राज्यों को, तो वो कितने दिए जाएं उससे संबंधित सिफारिश भी वित्त आयोग करता है। उसके बाद देखिए फिर एक अगला पॉइंट आया सीएजी। सीएजी हम पहले भी देख चुके हैं। सीएजी का कार्य है कि केंद्र और राज्यों के अकाउंट्स की ऑडिट करना और साथ ही साथ राज्य सरकारों के अकाउंट्स को मेंटेन करना। तो सीएजी क्या करता है, इसकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर कौन करता है, राष्ट्रपति, जो भारत सरकार व राज्य सरकारों के लेखों का अंकेक्षण करता है और राज्य सरकारों के लेखों का संधारण यानी अकाउंट्स मेंटेन करता है। उसके बाद है कर विमुक्ति। कर विमुक्ति का अर्थ है कि दोनों सरकारें एक दूसरे पे कर नहीं लगाएंगी। तो राज्य सरकारें संघ की संपत्ति व भारत सरकार या रेलवे द्वारा प्रयोग की जाने वाली विद्युत पर कोई शुल्क या कर नहीं लगाएगी। तो राज्य सरकार संघ की संपत्ति पर या संघ के द्वारा जो विद्युत का जो है वितरण राज्य सरकारों का विषय है, तो राज्य सरकारों से विद्युत उपयोग में लेती है केंद्र सरकार की कोई संस्था, तो उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाएगी। इसी प्रकार से जब तक संसद ये कानून बनाकर कहे नहीं तब तक नहीं लगाएगी। और इसी प्रकार संघ सरकार भी राज्यों की संपत्ति और आय पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाती है। तो कुल मिला के दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगाते हैं। इसके बाद 7वां पॉइंट है वित्तीय आपातकाल। यह हम अनुच्छेद 360 में पढ़ चुके हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने की स्थिति में राज्यों की आय केवल राज्य सूची में वर्णित मदों की आय तक ही सीमित रहती है। यानी कहने का अर्थ है केंद्र राज्य वित्तीय जो संबंध हैं, जैसे केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान, केंद्र की आय में से राज्यों को हिस्सा, वो सब के सब सस्पेंड हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं उस दौरान। संघीय करों में राज्य देने से संबंधित और अनुदान देने से संबंधित जो प्रावधान है वो सब के सब सस्पेंड हो जाते हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मामलों में विभिन्न प्रकार के निर्देश भी दे सकती है वित्तीय आपातकाल में। इसके अलावा राज्यों के जो वित्त विधेयक या बजट हैं वो पारित होने के बाद केंद्र अपनी स्वीकृति देगी उन पे, यानी राज्य बजट पारित करके लागू नहीं कर सकते, केंद्र मंगाएगा उनको और अपनी स्वीकृति देगा। उसमें हो सकता है वो काट छांट करे तो कर सकता है वित्तीय आपातकाल में। तो इस प्रकार से ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित प्रावधान हुए। अब जरा हम देखते हैं इसकी आलोचनाएं क्या क्या है। केंद्र राज्यों में वित्तीय संबंधों के प्रावधान भी भारतीय संघवाद की सामान्य प्रवृत्ति यानी केंद्रवाद के अनुकूल है। कुल मिला के तीनों ही संबंधों में केंद्रवाद है। केंद्रवाद का अर्थ हुआ कि केंद्र ज़्यादा मजबूत है, केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं और केंद्र जो है अपना प्रभुत्व जमाए रखता है विभिन्न परिस्थितियों में राज्यों पर। केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों की अपेक्षा वित्तीय क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली है। राज्यों के संसाधन कम हैं, सीमित हैं, जबकि अधिकांश विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की पूर्ति का दायित्व है राज्यों पर। विकास के कार्यक्रम आप देखते हैं जितने भी जनता के विकास से संबंधित और कल्याण से संबंधित कार्यक्रम हैं वो बनाता है राज्य। इसलिए राज्यों को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति पर केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है और केंद्र के निर्देशों के सामने उसको झुकना पड़ता है। तो कुल मिला के तीनों ही संबंधों में एक बात कॉमन है कि केंद्र मजबूत है और राज्य जो है कमज़ोर है, राज्यों की शक्तियाँ कम है, राज्यों की आय के साधन कम है और जो शक्तियाँ हैं उन पे भी आपातकाल में तो केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।